हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है हमारा क्लास नंबर 3 ऑफ सेट्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और बहुत सारे टॉपिक कवर करने भी बाकी। मेरा मानना है अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले 2 वीडियोस हमारी जो हो चुकी हैं मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना ये है, अगर आप अभी इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, एक क्लास नंबर 1 और दूसरी क्लास नंबर 2, दोनों को विज़िट करके आप देख लीजिए तो आपको ये जो वीडियो है पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में समझ में आएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वैभव और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जेई मैथ्स। पूरी की पूरी वाईटी लेक्चर्स में आपको मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ा हुआ है, देखते हैं किसको किसको याद है। सबसे पहले हम लोगों ने करा क्या था, पहले वाले लेक्चर में अपने सेट की डेफिनेशन करी थी। सेट होता क्या था, सेट हमने बताया था इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये होता क्या है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कंटेंट में लेके आया हूँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे कंटेंट में लेके आया हूँ। देखिए यहाँ मैं आपको बताऊँगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होते हैं और वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में बताऊँगा। ये नहीं कि मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ दूँगा, यहाँ पे मैं आपको वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में बताऊँगा कि ये होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको डेराइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्डिनलिटी के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी मैं वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में ही बताऊंगा। मतलब जितने भी हमारे सारे फॉर्मूलेज हैं, इन सभी फॉर्मूलेज को मैं वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में बताऊंगा और प्रूफ भी करना सिखाऊंगा, कैसे आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मूलेज सारे याद ही करने पड़ेंगे, हम कई सारे फॉर्मूलेज हैं जो प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रूफ कर नहीं सकते। नेक्स्ट हम लोग लेके आए कुछ PYQs। देखिए जेई मेंस 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो सारे जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे PYQ होंगे। अगर लिखा नहीं भी हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे आ जाते हैं और टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसमें लिखा नहीं होता है, तो अगर लिखा भी नहीं हुआ तो ये मान के चलिए आप, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अपने जेई मेन्स में। ये वाला क्वेश्चन मेन्स में नहीं आया हुआ है, ये मैंने इसे प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेन्स में, आई थिंक 2022 का ये क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, 2020 का क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी आई थिंक 2023 का है, जो आया था NAT में। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2022 का। तो ऐसे क्वेश्चन मैं लेके लगातार आता रहूँगा आपके लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हम लोगों ने सेट को पढ़ लिया था। सेट होते क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के। कुल मिला के हम लोगों को सेट की बात इतनी याद रखनी है कि हमारे पास अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखता है तो उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेट। कई सारे टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने सेट के। सबसे पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था एम्प्टी सेट। पढ़ा था या नहीं, एम्प्टी सेट पढ़ा था। उसमें बताया था जब भी किसी भी सेट में 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, जिसको 5 से डिनोट करते हैं। अगला सेट हम लोगों ने पढ़ा था सिंगलटन सेट। पढ़ा था ऐसा सेट जिसमें जिसके कलेक्शन में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। उसी के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट सेट, जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, फाइनाइट, तो फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनफाइनाइट सेट, जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम फाइनाइट ना बोलें, इतने एलिमेंट्स आ जाए कि हम जिसको काउंट ना कर सके, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। देन हम लोगों ने पढ़ा था सबसेट। पढ़ा था सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। तो ऐसे हम लोगों ने कई सारे सेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। इसमें कई सारे फॉर्मूलेज हमने बताए थे, जो सबसेट और प्रॉपर सेट और पावर सेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट, इन तीन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या करा था, कुछ फॉर्मूलेज मतलब कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। उसमें क्या था कि अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी n है, लेट अस सपोज दैट कोई सेट A है हमारे पास जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ, आराम से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं 2 to the power n। और जितने सबसेट होते हैं उतने ही
कार्डिनलिटी होती है किसकी, उस सेट के पावर सेट की। जिस सेट का पावर सेट हमें निकालना है उस सेट का अगर हम पावर सेट निकालेंगे तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में जितने कि इस वाले सेट के सबसेट्स बन सकते हैं। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें मैंने रिवाइंड कराना ज़्यादा सही समझा है। तो ये सारे सेट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, इसकी करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास क्वेश्चंस थे रिलेटेड, जो भी अपने मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर चुके हैं। ठीक, आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? आज का टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। हम लोग अलजेब्रा के कुछ लॉज पढ़ेंगे, उन लॉज को हम लोग देखेंगे कौन कौन से लॉ होते हैं और कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। नाम क्या बेटे? सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहता है आइडेम्पोटेंट लॉ? पहले 2 पॉइंट्स ये बताता है। कहता है ए कोई अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, आराम समझिएगा, एम्प्टी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नॉन एम्प्टी ही लेके चलते हैं। ए हमारे पास अगर कोई भी सेट है, अगर उसी का यूनियन उसी के सेट के साथ ले लिया जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ए के बराबर ही होगा। बात तो वही है ना सर, हमने बताया था इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, यूनियन में हम क्या करते हैं, या तो पहले सेट का हो या फिर दूसरे सेट का हो, दोनों सेट से ही हम लेंगे। तो जो हमारे पास यूनियन होगा सेम सेट्स का वो भी उसी सेट के क्या होगा, बराबर होगा। सेम चीज़ यहाँ पे होती है, अगर हम 2 डिस्टिंक्ट सेट ना लेके सेम सेट ले लेते हैं, उनके बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन भी तो वही होंगे जो दोनों के साथ होंगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 एलिमेंट्स मतलब 2 सेम सेट लेंगे, उनका यूनियन लेंगे, वो भी ए के बराबर होगा, और 2 सेम सेट है उनका इंटरसेक्शन भी ए के बराबर होगा। तो हम ये कहेंगे ए जो सेट मतलब ये जो सेट है ये आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई रिलेशन निकल के आता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है ए का यूनियन फाई के साथ कितना होता है, ए। फाई का यूनियन तो आप समझ गए ना, यूनियन का मतलब क्या है, ए यूनियन बी अगर कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब है कि यूनियन एक सेट है, ऑपरेशन होगा। जैसे हमने कहा कि ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है कि ए सेट और बी सेट के बीच में एक ऑपरेशन लगा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनियन। जैसे हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 नंबर्स के बीच में एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं तो आता भी क्या है, एक नंबर। वैसे ही 2 सेट के बीच में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं तो भी क्या आएगा, हमारे पास कोई ना कोई सेट आएगा। अब सेट में क्या रखे होते हैं, एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स क्या होंगे इस वाले के केस में, यूनियन के केस में, या तो वो ए का होगा या तो वो बी का होगा। तो इस बात को अगर हम आराम से देखते हैं, मतलब समझेंगे, तो या तो ए का हो या तो बी का हो। इसका मतलब क्या है, हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे डिनोट कर दें जो ए में है, बी में है, बट उन एलिमेंट्स को एक बार लिखें जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर उन एलिमेंट्स को हम एक बार लिखेंगे तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी आ जाएंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो उसी की रिस्पेक्ट में हम ए यूनियन बी को ऐसे निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ए यूनियन बी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। जैसे हमारे पास कोई भी एक सेट है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक, और दूसरा हमारे पास सेट है वो है 2 4 6, ठीक। अब मैं कहूँ 2 4 6 और एक एलिमेंट और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, उसका नाम मैंने रख दिया 0। मैंने कहा ए यूनियन बी की अगर बात करूँ तो 1 है, जो 1 है वो ए में लाई कर रहा है, हमने कहा तो इसमें आएगा। 2 है ए में लाई कर रहा है लेकिन बी में भी कर रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे। 3 ए में कर रहा है, 4 ए में कर रहा है, बी में भी कर रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे। 5 ए में है, 6 ए में है, बी में है तो एक बार लिखेंगे। 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, बचा क्या है 0, 0 बी में है, उसको एक बार लिख दिया, ये हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने बताया था ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखेंगे आप लोग कि जिन दो सेट्स के बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लग रहा है तो उन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन हो वो इस वाले सेट के मेंबर होंगे। तो ए और बी में क्या कॉमन है, देखिए 2 दोनों में लिखा हुआ है, कॉमन एलिमेंट्स की बात चल रही है। 4 दोनों में लिखा हुआ है और 6 दोनों में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो हमारे पास इंटरसेक्शन में आने लगेंगे। तो ये हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका होता है जो हम लोग किसी भी सेट के साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी में प्रॉपर्टी आती है, जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि ए का अगर यूनियन हम लोग लेंगे किसी एम्प्टी सेट के साथ तो हमारे पास जो यूनियन होगा वो ए के बराबर होगा। बट अगर ए का
बट अगर ए का हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास जो ए होता है वो सबसेट होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ यू। जितने के जितने ए के एलिमेंट्स हैं वो यू में लाई करते हैं, तो इनके बीच का जो कॉमन होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है वो ए के बराबर ही होगा, क्योंकि यू सुपर सेट है या यूनिवर्सल सेट है और ए उसका क्या स्मॉलर सेट है, इसलिए उसको क्या कहा गया, सबसेट कहा गया। तो ए अगर सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का तो मतलब ए के सारे एलिमेंट जो है वो यू में लाई करते हैं, तो कॉमन अगर लेंगे तो जो एलिमेंट्स ए में है वही यू में है, तो ए का पूरा सेट में जो एलिमेंट्स है वो यू में भी है, तो कॉमन भी क्या आएगा, ए का सेट ही तो आएगा। मतलब इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझते हैं, अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे तो वेन डायग्राम में यूँ है कि हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे हम लोग बताते थे कि ये यूनिवर्सल सेट है और हमारे पास ये जो है ये हमारे पास कोई एक कैपिटल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास कोई एक कैपिटल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये हमारे पास कोई कैपिटल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये हमारे पास कैपिटल ए सेट को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा क्या है कि ये यू है यूनिवर्सल सेट और ये क्या है, कैपिटल ए है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यू के अंदर ही ए कोई सेट लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर अंदर कोई भी सेट लाई करेगा तो वो जो अंदर वाला सेट होगा वो बाहर वाले सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर सबसेट है तो दोनों में कॉमन पार्ट तो यही है, ये वाला जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है या नहीं। कॉमन का मतलब अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं दोनों सेट के बीच में, तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, यही है। इस वाले पार्ट को हम ए वाला पार्ट भी कहेंगे और इस वाले पार्ट को हम यू वाला पार्ट भी कहेंगे, तो ये कॉमन पार्ट हुआ है। तो ए और यू के बीच में जब हम इंटरसेक्शन लेंगे मतलब कॉमन लेंगे तो वो तो ए के बराबर ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिटी लॉ। इसलिए मैंने बताया था मैं आपको विजुलाइज करा के बताऊंगा कि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ये बात कहता है अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा, अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये कहता क्या है, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर व्हेन वी अप्लाई द ऑपरेशन। ऑर्डर मैटर नहीं करता है जब हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे कहा गया है सेट के बीच का ऑपरेशन, तो सेट के बीच का ऑपरेशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। कहा क्या गया है, इसमें कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हम दो वैल्यूज़ निकालते हैं, लेट अस सपोज दैट हमने दो वैल्यूज़ निकालनी, कोई ए सेट था कोई बी सेट था, तो दोनों के बीच का यूनियन निकाल दिया। कोई बी सेट था कोई ए सेट था, दोनों के बीच का यूनियन निकाल दिया। तो यूनियन तो ए और बी के बीच का ही निकला है ना, क्या वो दोनों डिफरेंट होंगे, डिफरेंट हो नहीं सकते, क्योंकि हम ए और बी के बीच का यूनियन निकाल लें तो हम ए यूनियन बी लिख दें या फिर बी यूनियन ए लिख दें, सेट तो चेंज नहीं है, सेट नहीं चेंज है, ऑपरेशन नहीं चेंज है, तो इन दोनों का रिजल्ट भी कभी चेंज नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कहीं पे ए यूनियन बी लिखा हो और कहीं पे बी यूनियन ए लिख दिया जाएगा तो वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। उन दोनों की वैल्यूज़ हमेशा कैसी होगी बेटे, सेम ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, वही बताया ऑर्डर चेंज हो जाएगा बट वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, बी इंटरसेक्शन ए अगर लिख दिया जाए, हमने कहा ए और बी के बीच में जो एलिमेंट है वो कॉमन होगा और बी और ए के बीच में जो एलिमेंट है वो कॉमन होगा। तो कॉमन की अगर बात करेंगे तो कॉमन तो उतना ही सेंस हो जाएगा। अगर मैं उसको बनाना चाहूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक, और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास दो सेट होंगे तभी मैं इंटरसेक्शन या यूनियन बता पाऊँगा। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कितने सेट हैं, दो सेट हैं जिनमें मैं इंटरसेक्शन और यूनियन बताने वाला हूँ। पहली बात तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये वाला अच्छा पॉइंट है। और एक हमने ये वाला सेट लिया था, इस वाले सेट को भी चेंज कर लेता हूँ मैं, इस वाले सेट का भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आने लगे थोड़ा सा, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड, हाँ, ये हमारे पास दो सेट हो जाएंगे कोई। ठीक, ये कोई हमारे पास क्या है, दो सेट हो गए, जिसमें से हमने इस वाले को नाम दे दिया है कैपिटल ए, इस वाले नाम को दे दिया कैपिटल बी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन तो इतना ही होगा और कोई रीज़न इंटरसेक्शन को तो शो नहीं करेगा।
ये ए इंटरसेक्शन बी भी होगा और यही बी इंटरसेक्शन ए भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उसको इंडिकेट कर दो, वहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो इंटरसेक्शन को दिखाएगा। तो वो हम ऐसे कहें कि ए और बी के बीच का कॉमन पार्ट है, या फिर हम ऐसे कर दे बी और ए के बीच का एक कॉमन पार्ट है, ऑर्डर तो मैटर करेगा नहीं। ए इंटरसेक्शन भी जो इधर से हम देखेंगे चाहे इधर से हम देखें, बात तो एक ही है, तो ए इंटरसेक्शन भी तो उतना ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चाहे हम पहले लिखें और चाहे बाद को लिखें। तो ये हमारे पास क्या बताता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को। आइडेम्पोटेंट लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, ए यूनियन ए भी हमारे पास ए के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन ए भी हमारे पास ए के बराबर ही होगा। सेकंड हमारे पास आइडेंटिटी लॉ आता है। आइडेंटिटी लॉ वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पे अगर वही एलिमेंट आता हो तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेशन कहते हैं। और दूसरा वही चीज़, किसी भी एलिमेंट का किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पे वही एलिमेंट आता हो तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेशन बोलते हैं, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं जिस एलिमेंट के साथ हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ए यूनियन के रिस्पेक्ट में फाई के साथ आइडेंटिटी ऑपरेशन दिखाता है और ए इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट के साथ आइडेंटिटी ऑपरेशन दिखाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे अपलोड किया जाता है और क्लास नोट्स भी वहाँ पे ही अपलोड किए जाते हैं, आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे। अभी मैं रिटन फॉर्म में देता रहूँगा धीरे से अभी, क्योंकि अब जब हम लोग अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं और धीरे धीरे से एक पूरी तरीके से गाड़ी आप समझ लीजिए पटरी पर आ रही है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। बट मेरा मानना है अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आपको मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी रहेगी आपसे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने सबसे पहली बात तो 150+ डेज़ की कोई भी मास्टर प्लान अभी तक मेरा वाला नहीं देखा है, मैंने अभी पिछले दिन ही एक वीडियो अपलोड किया है मास्टर प्लान का 150+ डेज़ का। अगर आप लोगों ने वो विज़िट करके नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग विज़िट करके वो देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मास्टर प्लान है आपके 150+ डेज़ का। इसमें हम लेके चल रहे हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 150 डेज़ और लगभग आपको 110 डेज़ और लगभग आपको 40+ डेज़ मिल रहे हैं रिवीजन के लिए। फुल्ली रिवीजन मिल रहा है आपको, लगभग 40 डेज़ के अराउंड मिल रहे हैं आपको फुल्ली रिवीजन के लिए। तो वो मास्टर प्लान आप देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। क्या कहता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, अगला लॉ आ जाता है। अगले लॉ का नाम क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, ये लॉ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लॉ को हम लोग भूलेंगे ही नहीं, इस बात को याद रखिए। एसोसिएटिव लॉ कहता है क्या है हमारे पास कि अगर हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, लेट अस सपोज दैट हमने 3 एलिमेंट्स लिए, ए लिया है, बी लिया है और सी लिया है, तीनों के बीच में हम लोगों ने यूनियन ऑपरेशन लगाया। तो अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं इन दो में पहले और फिर हम लगा देते हैं इन दो में पहले, तो फिर जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो कभी भी वैरी नहीं करेगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। क्योंकि ए यूनियन करूं बी यूनियन सी के साथ, या फिर ए यूनियन बी करेंगे यूनियन सी के साथ, वो दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, सेम, वो कभी डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि ए हमने इंटरसेक्शन ले लिया है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और साथ में ही हमने ये ले लिया है कि ए इंटरसेक्शन बी ले लिया है इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, वो कभी भी डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ये हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। देखिए हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ थोड़ा सा मिलता जुलता आप समझ सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ये बताता है कि हम जब सेट का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वैल्यूज़ कभी भी डिफरेंट नहीं होंगी, डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, वो हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। बट यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है कि हम ए बी सी का ऑर्डर तो सेम रख रहे हैं, बट सॉल्यूशन करने के ऑर्डर हम डिफरेंट रख रहे हैं। कि पहले हम लोगों ने बी और सी सॉल्व किया है, पता है बॉडमस आप लोगों ने पढ़ा है, बॉडमस में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो वही ब्रैकेट की बात करेगी। पहले हम लोगों ने बी यूनियन सी सॉल्व किया, उसके बाद ए के साथ सॉल्व किया। यहाँ पे हम लोगों ने ए यूनियन बी पहले निकाला, उसके बाद सी के साथ सॉल्व किया। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या होंगे, बराबर ही रहेंगे, वो दोनों कभी अलग अलग नहीं हो सकते। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको बहुत ही आराम से समझ लेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बहुत आराम से समझिएगा, हमने कहा क्या, ए यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बराबर होता है ए यूनियन बी और साथ में ही आ जाता है ए यूनियन सी।
और बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन। ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो हमारे पास सिंबल्स को, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे ए का यूनियन हम लोगों ने लिया था बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए का यूनियन बी के साथ आया, ए का यूनियन सी के साथ आया और बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले लूँगा बी यूनियन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन ले लिया किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि ए इंटरसेक्शन बी, वही प्रॉपर्टी चीज़ है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ही आप समझ गए कि हमारे पास सेट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने ब्रैकेट में लिखे हुए सेट्स के साथ में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब बहुत लोग कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये आया कहाँ से? तो मैं आपको बताता हूँ किससे, वेन डायग्राम से। ज़रा समझेंगे। पहली बात तो हमारे पास ये जो दिया गया है वो किस के रिस्पेक्ट में दिया गया है वो समझेंगे आप लोग। कि हमारे पास ये जो शेप दिए गए हैं, सॉरी, ये जो हमारे पास शेप मतलब जो सेट दिए गए हैं उसमें 3 सेट लिए गए हैं। एक लिया गया ए, एक लिया गया बी, एक लिया गया सी। तीनों सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास ए सेट है कोई, ये कोई सेट हमारे पास क्या है, ए है, और दूसरा सेट हमारे पास कोई बी है। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हाँ। और तीसरा सेट हमारे पास कोई ना कोई सी है, ठीक। तो ये हमारे पास कोई सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अपना। नाम लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये कोई कैपिटल ए है, ये कोई कैपिटल बी है और ये कोई कैपिटल सी है। अगर हम इस सेट को देखेंगे आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको अगर हम देखेंगे, तो ये जो सेट है हमारे पास, ये जो हमारे पास सेट है, इसमें हम LHS और RHS की इक्वालिटी को दिखाना चाहते हैं। इसमें हम LHS और RHS की इक्वालिटी को दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे वो समझिएगा। हमारे पास ये जो हमारे पास LHS RHS दिए गए, ये यार ये यहाँ पे चल ही नहीं पा रहा है। 1 सेकेंड, मैं इसको ज़रा रीअरेंज कर दूँ, ठीक। हाँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के साथ साथ इसको मैं क्या कर लूँगा, लॉक कर देता हूँ यहाँ पे। मूवेबल लॉक कर दूँ, यूँ, हाँ, अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, मैंने इसको हटाया नहीं था यहाँ से। 1 सेकेंड, ये हमारे पास एक सेट हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। एक बार समझ लेते हैं फिर से। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को। अच्छा, बी सेट वहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा रहने दो इसको, फिर इसको। अच्छा, मूवेबल लॉक लगा हुआ है, छोड़ो। देखो हमारे पास ये जो इक्वालिटी आई है उसको मैं डिराइव करके दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूँगा बी इंटरसेक्शन सी की। तो बी और सी में क्या कॉमन है, ये हमारे पास सेट क्या है, बी, और ये हमारे पास सेट क्या है, सी। तो बी और सी में ये वाला रीजन कॉमन है बेटे, आराम समझिएगा। बी और सी में ये वाला रीजन कॉमन है और इसका ए के साथ यूनियन लेना है। ए के साथ यूनियन का मतलब है ए तो तुम्हें पूरा लेना ही है, बताया था, ए में हो या फिर दूसरे वाले सेट में हो, ए तो तुम्हें पूरा लेना ही है और बी इंटरसेक्शन सी भी तुमको साथ में लेना है, यही चीज़ आएगा। तो ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है, आराम समझिएगा, ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा LHS वाले साइड को करेगा। अगर हम निकालना चाहें RHS वाले साइड को, बहुत ही आराम समझिएगा, अगर हम निकालना चाहेंगे RHS वाले साइड को, ठीक, RHS वाले साइड को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा कि RHS वाले साइड में कहा गया है आपसे कि हमारे पास जो सेट निकालना है, जो सेट हमें RHS वाले साइड में निकालना है वो कौन सा निकालना है, उसको मैंने ए लिख दिया है, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया है। लिखा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है देखते हैं। ए यूनियन बी हमारा इतना रीजन होगा, ए यूनियन बी हमारे पास इतना रीजन होगा, ये हमारे पास ए यूनियन बी को शो करेगा, ये पूरा का पूरा रीजन किसको शो करेगा, ए यूनियन बी को शो करेगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास कहा गया हमें निकालना है ए यूनियन सी। अब देखो, अब मैं इसको मतलब रेड से कर देता हूँ। तो ए यूनियन सी, आराम से देखिएगा, ए लिखा हुआ है, ए का यूनियन हमें लेना किसके साथ है, सी के साथ। तो मतलब ये वाला रीजन भी आएगा, ये वाला रीजन भी आएगा, ये वाला रीजन भी आएगा और ये वाला रीजन भी आएगा। ये पूरा का पूरा हमारे पास रीजन आता रहेगा।
उसके बाद क्या लेना है हमारे पास, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जहाँ दोनों रीज़न एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो रीज़न हमारे पास कॉमन वाले रीज़न को दिखाता है। अब देखो वाइट डॉट और रेड डॉट इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो बताओ बस मुझे। देखो वाइट डॉट और रेड डॉट यहाँ से लेकर यहाँ पर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, और ये हमारा पूरा रीज़न लेकर जा रहा है किसका, कॉमन वाले रीज़न का। तो इतना रीज़न जो है हमारे पास वो कॉमन वाले रीज़न को दिखा रहा है। इसको मैंने जो ऐसे ही शेड कर दिया है। अब देखो ये जो ब्लू वाला रीज़न है वो वाइट वाले रीज़न के बराबर है या नहीं, ये जो ब्लू वाला रीज़न है वो हमारा राइट वाले रीज़न के बराबर है कि नहीं, तो देखो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसको हम लोग वेन डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और वेन डायग्राम बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वेन डायग्राम के अलावा हम मतलब वेन डायग्राम के बिना हम लोग कोई क्वेश्चन रखेंगे नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ था वो हमारे पास था डी मॉर्गन्स लॉ। लॉ का नाम क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। उसको हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके लिए हम लोग एक सेपरेट शीट लेंगे, उस सेपरेट शीट पे सिर्फ हम लोग समझेंगे इसको, डी मॉर्गन्स लॉ को। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ, समझेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ कहता क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी देता है। डी मॉर्गन्स लॉ जो भी बताएगा वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में ही जानकारी बताएगा। कहता क्या है कि अगर हम ए यूनियन लेंगे किसका, बी का, अगर हम ए यूनियन ले लेते हैं किसका, बी का, तो ये हमारे पास अगर उसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के वो क्या होता है, बराबर होता है। अब जरा हमारे पास फिर से वही वेन डायग्राम की बात आ जाती है। इसको मैं प्रूव करना चाहूँ तो कैसे प्रूव कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें दो सेट दिए गए हैं तो दो सेट तो हमें बनाना ही पड़ेंगे। एक सेट ये हो जाएगा और दूसरा सेट भी यही हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या करा है, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। ठीक, तो ये दो सेट हमारे पास बन गए, ये दो सेट हो जाएंगे, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। ठीक, तो अगर मैं इस वाले सेट को देखता हूँ अच्छी तरीके से, तो मैं यहाँ पे करना क्या चाहूँगा कि ये वाला जो LHS और RHS इसको प्रूव कर दूँ। बस इतनी छोटी सी बात है कि मैं प्रूव क्या करना चाहूँगा, LHS RHS अगर बराबर आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास जो लिया गया ये वाला सेट है, ये जो RHS और LHS में इक्वालिटी लिखी हुई ये आपस में क्या होगी, सेम होगी, मतलब ये दोनों आपस में सेम होंगे। तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूँ तो ए यूनियन बी इतना ही होगा, ए और बी। इसको मैं लिख देता हूँ डॉटेड से, कौन सा वाला, रेड वाले डॉट से। ये वाला जितना है ए यूनियन बी, ए वाला और बी वाला, ये पूरा जो हमारे पास रीज़न है वो किसको दिखाता है, ए यूनियन बी को दिखाएगा। इसके अंदर का पूरा पार्ट ये हमारे पास किसको दिखाएगा, ए यूनियन बी को। लेकिन हमारे पास जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो ए यूनियन बी के बाद में भी लगा हुआ है, वो है क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने लिखा किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो सेट में जो रीज़न है वो नहीं लिया जाएगा, उसके रिमेनिंग जो पार्ट है वो वाला लिया जाएगा। तो उसका रिमेनिंग वाला पार्ट क्या है, ये भाई यहाँ से यहाँ तक जितना पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट को शो करता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जितना पार्ट है, ये सारा पार्ट किसको शो करता है, रिमेनिंग वाले पार्ट को शो करता है। ये वाला सारा पार्ट किसको शो करता है, रिमेनिंग वाले पार्ट को शो करता है। और ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है यही हमारे पास LHS वाले का रीज़न होगा, शेडेड रीज़न होगा। यही हमारे पास LHS वाले का शेडेड रीज़न होगा। ये हमारे पास LHS वाले का क्या है, शेडेड रीजन है, जो हमने वाइट वाले से शो किया। ठीक, अब मुझे बताइए कि मैं अगर RHS वाला निकालना चाहूँ, अगर अब मैं RHS वाला निकालना चाहूँ, सबसे पहले तो सेट का नाम रख देता हूँ। मैंने सेट का नाम नहीं रखा है, यहाँ पे कैपिटल A इसको माना है, कैपिटल B इसको माना है। तो कैपिटल A ये है, कैपिटल B ये है। हमसे कहा गया अगर तुम निकालना चाहो क्या, A का कॉम्प्लीमेंट, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर मैं निकालना चाहूँ A का कॉम्प्लीमेंट, तो A के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है A नहीं लेंगे, ए के बिना जो कुछ बचा हुआ है वो पूरा का पूरा लिया जाएगा। तो ए नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे, ए सेट नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही रीज़न बनेंगे जिसमें हमारे पास, ऐसी ही लाइंस बनेंगी जिसमें हमारे पास ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो भी वाइट वाला रीज़न है वो किसको दिखाएगा,
ए कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। ये जो वाइट वाला रीजन है वो हमारे पास किसको शो करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। ठीक, तो ये हमारे पास जो वाइट वाला रीजन है वो किसको शो कर रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। ठीक, अगर मैं फिर से कहूँ बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या करो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो पहले तो सेट का नाम रख दो ए और दूसरे सेट का नाम रख दो बी। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ के जितना एरिया बचा हुआ है वो सारा का सारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। वो सारा किसको शो करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूँ, उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया था और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम देखेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ तक आएगा, तो ये सब कुछ क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये सारा का सारा रीजन किसको दिखाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगा। 1 सेकेंड, ये वाला शायद गलत हो गया, यहाँ से लिया जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है, बी के कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, बी के कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। अंदर जो भी होगा उसको अब इग्नोर करेंगे। ये हमारा जो रीजन है वो किसको शो करता है, बी के कॉम्प्लीमेंट को, ये पूरा का पूरा रीजन शो करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ ये कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो ये जो है सेट को छोड़ के ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा इसमें भी है और यही वाला रीजन पूरा का पूरा इसमें भी है। तो यही तो कॉमन है। ये जो मैं यहाँ से इधर अगर मैं देखूँ ये वाला, इसको मैं ब्लू से दिखाता हूँ कि सेट को छोड़ के ये वाला जो रीजन है ये बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। ये वाला जो रीजन है वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है और सेम रीजन ये वाला हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। ये भी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में ही तो है। तो ये वाला जो रीजन है वो कॉमन होगा क्या नहीं, इंटरसेक्शन में आएगा या नहीं, तो यही तो रीजन दिखाएगा, यही तो रीजन दिखाएगा। ये वाला जो रीजन है वो उसमें हमने दिखाया क्या है, ए यूनियन बी का हमने क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट। और इस वाले रीजन में हमने दिखाया है ए कॉम्प्लीमेंट और इस वाले रीजन में हम दिखाया है बी कॉम्प्लीमेंट। आरएचएस में ये कहा गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होगा जो कॉमन है। तो ये जो हमारे पास आउटर वाला है ये पूरा का पूरा दोनों में मिल रहा है, कॉमन यही है। क्योंकि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला है और ये जो वर्टिकल वाला है इसमें ए वाले सेट में शेड किया गया, इसमें बी वाले सेट में शेड किया गया, तो ये तो कॉमन मिल ही नहीं सकता। इसमें ए वाला खाली है, इसमें बी वाला खाली, ये तो कॉमन मिल ही नहीं सकता। तो इसके बाहर वाला जितना एरिया है वो दोनों इस सेट में कॉमन मिलेगा, वही इंटरसेक्शन दिखाएगा। और अगर इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो इसी सेट के आपस में क्या होगा, बराबर दिखाने लगेगा। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये हमारे पास जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस लॉ है, जिसको हम लोग यूज़ भी बहुत करते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, मैथमेटिकल क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूज़ बहुत ही किया जाता है। सेकंड हमारे पास इसी का लॉ है, सेकंड लॉ डी मॉर्गन्स लॉ का ही सेकंड लॉ होता है। वो क्या होता है, अगर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, उसका हमने करा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। समझिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया था, तो यहाँ पे करा किया गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये हमारे पास बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये भी उसी तरह है, सेम एज इट इज़, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज। इंटरसेक्शन पहले आ गया और यूनियन कहाँ चला गया, आरएचएस में चला गया। तो ये दोनों आपस में ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं जिससे ये सेटिस्फाई होते हैं। एक हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, ये जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, इसमें एक और हम लोग लॉ मतलब दो और फॉर्मूले इसमें डाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला है कि ए का अगर माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन लिख लेते हैं सी के साथ, तो आता क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये आता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस का सी, सॉरी ए माइनस का भी इंटरसेक्शन है यूनियन ए माइनस का सी, यूनियन ए माइनस का सी। ठीक, और सेम हमारे पास आता है ए माइनस बी यूनियन सी। ये हमारे पास होता है ए माइनस का बी इंटरसेक्शन ए माइनस का सी। मैं इधर भूल गया कि इधर मैंने बी लिखा है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास मेनली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और आप ये समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव और डी मॉर्गन्स का ये हमारे पास मिक्सचर है। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव और
डी मॉर्गन्स लॉ का ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। ठीक, और कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ अपने। अब हमारे पास फॉर्मूलेस आते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, क्या फॉर्मूलेस हैं, कैसे इसको डिराइव करेंगे, क्या होगा इनका क्राइटेरिया, सारी चीज़ें की जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। देखिए हमारे पास कोई भी एक सेट है, ठीक, यूनिवर्सल सेट, और उसमें दो कोई हम लोगों ने सेट लिए हैं। हम लोगों ने क्या करें, दो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट सेट लिए गए, तो सेट लिए हैं तो उनमें कोई ना कोई इंटरसेक्शन या कॉमन वाला पार्ट होगा। तो इसको हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया, इसको हम लोगों ने बी से रिप्रेजेंट किया, और ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से एक हमारे पास बहुत ही अच्छे इनइक्वालिटी आती है, उस इनइक्वालिटी को याद रखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ यू, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट इज़ ऑलवेज लेसर देन दी ए यूनियन बी और इक्वल टू दी ए यूनियन बी। कभी कभी हो सकता है कि यूनियन जो होता है वो ए यूनियन बी जो होता है उसमें जितने एलिमेंट हो वही हमारे पास क्या हो, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो हम लोग उसको रेक्टेंगल से शो करेंगे जैसे। अच्छा, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि हमेशा ये वाली इनइक्वालिटी याद रखेंगे कि हमारे पास जो भी यूनिवर्सल सेट होगा, ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि जो यूनिवर्सल सेट होगा, अगर दो सेट के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट बना हुआ है तो मैं बात बता रहा हूँ, अगर तीन है तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। जैसे इस दो सेट की बात करूँगा तो जो भी हमारे पास दो सेट है उनका यूनियन की वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया है, माफ़ करिएगा मुझे, यूनियन की वैल्यू हमेशा छोटी होगी और यूनिवर्सल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। बराबर तो हो सकती है लेकिन कभी भी यूनियन की वैल्यू यूनिवर्सल से हमेशा बड़ी नहीं हो सकती है, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। वो यूनियन जो होगा दो सेट का वो कभी कभी बराबर हो सकता है यूनिवर्सल सेट के, बट वो कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, ये हमारे पास इनइक्वालिटी याद रखी जाएगी। और इसमें एक चीज़ और बता रहे थे, जैसे इक्वालिटी लगी हुई है, तो इक्वालिटी को कैसे हम लोग शो करेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए कोई भी ये यूनिवर्सल सेट है, तो इक्वालिटी शो करने के लिए हम लोग करते क्या है यहाँ पे कि एक हमने डिवाइड कर दिया है लाइन से, तो ये वाला सेट ए हो जाएगा, ये वाला सेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों को हम यूनियन लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। बस इतनी सी बात करी जाती। तो सेट को रिप्रेजेंट हम किसी भी ज्योमेट्री से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल माना है तो इसीलिए हम लोग सर्कल से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि हमारे पास दिया हुआ है ए और हमारे पास दिया हुआ है बी। तो ए तक जो रीजन है हमारा, ये वाला पूरा रीजन ए तक का है, ये वाला पूरा रीजन हमारे पास क्या है, ए तक का ही है। तो अगर मैं ले लूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये पूरे एलिमेंट्स हमारे पास गिने जाएंगे, और प्लस अगर मैं ले लूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी गिने जाएंगे कि नहीं, काउंट करे जाएंगे कि नहीं। बट एक प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे आ जाती है कि ये जो रीज़न है, ये वाला रीज़न इधर, ये वाला रीज़न बी वाले में भी आ गया, और इधर से ये वाला रीज़न ए वाले में भी आ गया। तो हम लोगों ने कितनी बार ऐड कर दिया बीच वाले रीज़न को, 2 टाइम्स ऐड कर दिया। बट हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग कर देंगे उसको 1 टाइम रिलीज़, मतलब 1 टाइम अगर उसको हम लोग क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, अगर 1 टाइम हम लोग उसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो अगर हम 1 टाइम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो होगा वो हमारे पास यूनियन वाले साइन को इंडिकेट करेगा, और वो बराबर होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी के, वो बराबर होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी के। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू दी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू दी ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लेट अस सपोज दैट हमें निकालना है नंबर ऑफ ए माइनस का बी। ए माइनस बी आप लोगों को पता ही है कि ये हमारे पास ये वाला जो रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इतने रीजन को अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग सीधा कहेंगे भैया ए वाला तुम ले लो, क्या कहेंगे, ए तुमने पूरा ले लिया, और ए पूरा लेने के बाद अगर तुम कॉमन वाला रिलीज़ कर दो तो कॉमन वाला इतना तो चला ही जाएगा, जब इतना चला जाएगा तो इधर ही वाला तो बचेगा, तो रिलीज़ करने का मतलब हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, एक और फॉर्मूला बन गया, एक और फॉर्मूला बन गया। अगर मैं नेक्स्ट कहूँ बी माइनस ए बेटा निकालो, तो नंबर ऑफ बी माइनस ए बराबर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ बी तुम पूरा ले लो, लेकिन ए और बी में जो कुछ कॉमन है वो क्या कर दो, रिलीज़ कर दो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाएगा, बी माइनस ए का। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाएगा, बी माइनस ए का। अब मैं कहूँ अगर तुमसे कि ए कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट्स हैं मुझे ये बता दो, तो हम कहेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ले लो,
उसमें से ए माइनस कर दूं, यही तो फॉर्मूला था ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या था कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट तुम्हें निकालना है तो तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि उसको यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में सब्ट्रैक्ट करा दो, तो बस हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट की आएगी। तो जैसे हम लोग सेट निकालते हैं वैसे ही हम लोग इसकी क्या निकाल देते हैं, कार्डिनल नंबर। वैसे ही हम लोग इसकी क्या निकाल लेते हैं, कार्डिनल नंबर। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं जिससे हम लोग इसको डिराइव भी कर, मतलब जिससे हम लोग कई सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम होती है जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे ही फॉर्मूलेस हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने अभी आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो जाता है। सेकंड नंबर फॉर्मूला हमारे पास आता है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये कब लिखी हुई हैं, जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी नहीं था। था क्या नॉन एम्प्टी, अब देखिए आप खुद, क्या नॉन एम्प्टी है, नहीं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, कॉमन है, जॉइंट हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो रीजन है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स आएगा। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास फाई नहीं था, एम्प्टी सेट नहीं था। बट अगर मैं क्या कर लूँ, सेम चीज़ के लिए ले लूँ, जब ए इंटरसेक्शन भी फाई हो जाए, फाई क्या हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन में भी कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट ना होने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे तो ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन किस कंडीशन पे आएगा, ये कहा जाएगा कि ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, बराबर फाई। या फिर यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि ए एंड बी आर डिजॉइंट सेट, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ठीक। थर्ड फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया, क्या लिखाया कि नंबर ऑफ ए माइनस बी अगर मुझे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास अपना ए माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है सिमेट्रिकल डिफरेंस की। मैंने सिमेट्रिकल डिफरेंस आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है, मैंने सिमेट्रिकल डिफरेंस आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ हो। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस हम लोग करते क्या है, एन ए प्लस एन बी। हमने बताया क्या था एन ए प्लस एन बी में कि ये वाला जो मैटर है ये दो बार ऐड कर चुके हैं, और सिमेट्रिकल डिफरेंस में हमने बताया था कि सिर्फ ये वाला लिया जाता है और ये वाला लिया जाता है, बीच वाला रीजन नहीं लिया जाता, बीच वाला रीजन नहीं लिया था। कितनी बार हमने इसको ऐड किया, दो बार। तो अगर हम इसको दो बार ही हटा दें, रिड्यूस कर दें, तो दो बार ही हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस को वो शो करने लगेगा। आगे के फॉर्मूलेज हमें याद रखने पड़ेंगे तीन सेट के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, पहले मैं लिख देता हूँ, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का एन ए बी इंटरसेक्शन सी, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो तीन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट वन आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे सेट के एलिमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स इन सेट, एग्जैक्टली टू इन द सेट, ठीक। दो सेट में कितने एलिमेंट्स, एग्जैक्टली टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल, नहीं इसको मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स, ठीक, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट, इसका मतलब क्या है, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये निकालना चाहते हैं कि दो सेट में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं, समझिएगा, ये मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया। जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास तीन सेट बने हुए हैं ऐसे, ठीक, तो ऐसे कई सारे रीजन्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से रीज़न बन सकते हैं, बहुत सारे रीज़न बन सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक ये सेट है, एक ये सेट है और एक ये सेट है मान लेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो ए और बी में है, अगर मैं नामकरण रख दूँ ए बी सी, तो ये जो एलिमेंट्स है वो ए और बी में, तो एग्जैक्टली टू सेट में। ये जो एलिमेंट है वो ए और सी में है, तो एग्जैक्टली टू सेट में। ये जो एलिमेंट है वो बी और सी में, तो एग्जैक्टली टू सेट में। अगर तीनों में कहा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछा जाएगा, ये बीच वाला। लेकिन एग्जैक्टली टू में कहा गया तो जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी में होने चाहिए और बी इंटरसेक्शन
सी में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बात होती है किसकी, एग्जैक्टली 2 सेट की। ये बात किसकी होती है, एग्जैक्टली 2 सेट की। तो इससे क्या हमारे पास फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला बन जाता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस का 3 ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट। तो नंबर ऑफ नहीं लिखा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट, 1 ऑफ द सेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक ही सेट में सिर्फ एक ही सेट की बात करी गई है। तो फॉर्मूला इसमें होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस का 2 ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का 2 ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का 2 ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ये इंटरसेक्शन सी, और प्लस का 3 ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेज बन जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया, आप लोग फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। जितने फॉर्मूलेज आप लोग डिराइव करना चाहते हैं वो सारे आप लोग डिराइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। वेन डायग्राम बनाएंगे, जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेंगे। और एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, एलिमेंट्स कभी भी किसी भी सेट में निगेटिव नहीं हो सकते, इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कभी कभी बहुत लोग पूछ लेते हैं एलिमेंट सर एलिमेंट माइनस का 3 आ रहा है, तो मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है ये। पहले क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास एक सेट है जिसको हम लोग कैपिटल ए बोल रहे हैं, और कैपिटल ए जो सेट है वो हमारे पास एम एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एम जो है वो हमारे पास रियल नंबर है। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा कि एम जो है वो हमने कहाँ से लिया है, रियल नंबर से लिया है। एम जो है वो हमने लिया कहाँ से, रियल नंबर से लिया है। अब समझिए, एम हमने रियल नंबर से लिया है, और एम होगा क्या, एम इस इक्वेशन में रखा हुआ है। वो कहा गया है कि इस इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल। जो भी रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल। तो हमें ए सेट निकालना पड़ेगा, बी सेट हमारे पास दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो हमें चारों ऑप्शंस कंसीडर करने पढ़ेंगे। सारे ऑप्शंस मैं बोलना चाहता था कि सारे ऑप्शंस कंसीडर करने पड़ेंगे अगर ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा है तो। सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, ए सेट के बारे में अपना सॉल्यूशन देने वाले हैं। हमने कहा गया है कि एम यहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर है, ऐसा है कि बोथ दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू दी 0 आर रियल। ये बड़ी बात कही गई है कि वो कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमसे कहा गया इन दोनों के रूट्स कैसे हैं, मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल। कब रियल आएंगे ये पता है आपको, रूट्स तभी रियल होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बी हमारे पास क्या है, ये बी हमारे पास एक्स कोफिशिएंट क्या होता है, बी, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे। ए की वैल्यू 1 आएगी, बी कितना आ जाएगा, एक्स के मल्टीप्लाई में जो कुछ लिखा है वो भी होगा। तो हम लोग सीधा अप्लाई करेंगे, एक्स के मल्टीप्लाई में लिखा है माइनस का m प्लस 1 लिखा हुआ है, और इसका हमें लेना क्या है, स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह लिखा है 1 और सी की जगह कितना लिखा हुआ है, m प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4m माइनस का 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा माइनस का 2m और 16 है 1 है तो ये आ जाएगा माइनस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है,
तो फैक्टराइजेशन क्या आएगा 5 - 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m - 5 और m+3। फैक्टराइजेशन आप लोग करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप लोगों ने अभी तक वेवी कर्व मेथड नहीं पढ़ा है, मैंने अभी तक आपको वेवी कर्व मेथड शायद नहीं बताया हुआ है, क्योंकि वो मेथड हम लोग बताते हैं किसमें, अपने इनइक्वालिटी वाले पार्ट में, बट इनइक्वालिटी अभी चालू नहीं हुई है। तो अभी समझ लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे इनइक्वालिटी आ गई है, ये हमारे पास क्या है इनइक्वालिटी है, तो हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन कब जीरो होगा -3 पर, m+3 कब जीरो होगा जब m बराबर मैं कितना लूँगा -3, और ये कब जीरो होगा जब m बराबर मैं ले लूँगा कितना +5। और यहाँ पे कहा गया है इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और 0 के बराबर भी पॉसिबल है। अगर 0 के बराबर पॉसिबल है तो ये भी इंक्लूड करेंगे और ये भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर ये रखेंगे तो 0 आएगा। और हमेशा याद रखेंगे अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, आराम समझिएगा, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब एक्सटर्नल कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हो, ऐसा कुछ अगर ना हो, मतलब ऐसा ही रहेगा, तो हमारे पास जो भी साइन आते हैं वो आते हैं +-+। इसका मतलब क्या है, ये अगर हम 5 से बड़े लेंगे तो वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी, -3 से 5 के बीच में लेंगे तो हमको नेगेटिव मिलेगी, और -3 से छोटे लेंगे तब भी हमको वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0। इधर होता है माइनस का अनडिफाइंड, इधर होता है प्लस का अनडिफाइंड, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी m की वैल्यू आएगी माइनस अनडिफाइंड से -3 यूनियन 5 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपना एक क्राइटेरिया हो जाएगा, जिससे हमको पता चल गया है कि m हमारे पास मिलने क्या वाला है, m मिलने वाला है -इनफाइनाइट से -3, कॉमा मतलब -3 तो इंक्लूड है, 5 कॉमा इनफाइनाइट। ठीक, तो m ही हमारे पास क्या दिखा रहा था, a वाले सेट को। तो a वाले सेट में हमारे पास जो भी एलिमेंट होंगे वो होंगे क्या, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, a वाले सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, वो होंगे माइनस के इनफाइनाइट से -3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। और b हमारे पास दिया गया है कितना, -3, 5। सो लेट अस सपोज दैट हमारे पास कहा गया है कि a - b हमें निकालना है पहले वाले सेट से। अगर देखा जाए तो a - b अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा क्या, a हमारे पास ये दिया हुआ है -3 इंक्लूडेड है, यूनियन 5 कॉमा इनफाइनाइट, माइनस करना है -3, 5 से, ये माइनस करना है। तो अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करना चाहूँ इसको, नंबर लाइन में, क्योंकि नंबर लाइन से ही हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं जल्दी से ही, तो नंबर लाइन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ दिख रही हैं, एक दिख रही है -3 और एक दिख रही है 5। हमसे कहा कि हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है और हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है, इसको इंक्लूड करके लिया है और इसको इंक्लूड करके लिया है। माइनस करने में कहा जा रहा है -3 से 5 तक सब घटाओ, तो -3 तो हटा दिया, चलो ये तो हटाने वाला कुछ है नहीं क्योंकि इसमें मेंबर ही नहीं है, और 5 नहीं हटाना है। इसका मतलब क्या है, 5 एक्सक्लूडेड है तो मतलब 5 नहीं हटाना है। जब 5 हटाएंगे ही नहीं तो यहाँ तो क्लोज्ड लगा ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो इसका आंसर आएगा a - b का, जो a - b हमारे पास आने वाला है वो a - b आएगा क्या, वो आएगा -इनफाइनाइट से -3। अब ये एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो उस पर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे ओपन था, 5 को एक्सक्लूड नहीं करना है, माइनस से ही पता चल रहा है। मतलब क्या है, माइनस के बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक्सक्लूड करेंगे बस। तो 5 तो एक्सक्लूड करना नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये हमारे पास a - b हो जाएगा। क्या a - b इसके बराबर है, क्या a - b जो ऑप्शन में दिया उसके बराबर है, तो मतलब आंसर नंबर ए हो जाएगा क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन गलत है। आंसर नंबर ए हो जाएगा क्योंकि यही ऑप्शन हमारे पास क्या है, गलत। उसमें कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ -3 कॉमन। देखो यहाँ भी -3 लिया गया, यहाँ भी -3 लिया गया, तो ये तो ऑप्शन सही हो गया, तो गलत नहीं हो सकता है। b - a कहा गया, तो b तो हमारे पास छोटा वाला सेट है, a तो हमारे पास बड़ा सेट है, लेकिन a और b में एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है -3। तो -3 एक्सक्लूड हो गया, वो देख लो पूरा आ रहा है, तो मतलब ये भी सही होगा। a यूनियन b बराबर r आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर हमने a लिया है, a लिया यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला पूरा सेट है और ये वाला पूरा सेट है, और b है यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर ले लिया जाए तो ये पूरे रियल नंबर लाइन को दिखाएगा कि नहीं, दिखाएगा। तो ये भी हमारे पास पूरा सही जवाब होगा, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमसे कहा गया था कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से गलत होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे विजिट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये क्वेश्चन। यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे मज़ा आ जाएगा। कहा गया है एक्स कोई सेट है और वाई कोई सेट है। एक्स हमारे पास जो सेट दिया गया है, क्या दिया गया है सेट हमारे पास एक्स हमारे पास एक सेट है, मैं इससे लिखना चाहूँगा अब। एक्स हमारे पास कोई सेट है जिसका नाम हमारे पास है 4 टू द पावर n माइनस का 3n माइनस का 1, और कहा गया जो स्मॉल n है वो मेंबर है किसका, नेचुरल नंबर का। जो स्मॉल n है वो मेंबर किसका है, नेचुरल नंबर का। कैपिटल y एक सेट दिया गया, वो दिया गया 9n माइनस 1। ऐसा दिया गया कि स्मॉल n इज़ मेंबर ऑफ कैपिटल n। ऐसा दिया गया है कि स्मॉल n मेंबर किसका है, कैपिटल n का। तो ज़रा कैपिटल x के हम सारे एलिमेंट्स को निकालना चाहेंगे। n हमारे पास नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। ये मैं बहुत ही धीरे बता रहा हूँ लेकिन इसको हम लोग बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। n बराबर 1 रखेंगे तो 4 की पावर 1 4 आता है, 3 इंटू 1 3 आता है। इस सबको सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 0। n बराबर जैसे ही 2 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस का 6 माइनस का 1 तो कितना आएगा, 7। 7 का मतलब क्या आ जाएगा, 9। n बराबर अगर 3 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा, ये 54 आएगा। इसके बाद जैसे ही मैं n बराबर 4 रखूँगा तो n बराबर 4 रखने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सेकेंड। n बराबर 4 रखने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 64 इंटू 4 माइनस 12 और माइनस 1 तो ये आ जाएगा कितना, 456 और माइनस का 13 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 443। ये सारे एलिमेंट्स आएंगे या नहीं, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स आएंगे या नहीं, 443 आएगा। नेक्स्ट 5 रखेंगे, बहुत ही सारे बड़े नंबर्स आ जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास x जो आएगा उसमें एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा, 9 होगा, 54 होगा और 2 4 3 एंड डैश 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 अप टू 1 होंगे या नहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बता सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर y में लिखना चाहूँ, y में भी कहा गया n बराबर 1 रखो। जैसे ही मैं n बराबर 1 रखूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। n बराबर 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 9 2 माइनस 1 कितना हो जाता है, 9। n बराबर 3 रखना है तो 9 3 माइनस 1 कितना आ जाता है, 18। तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। कुल मिला के 9 के मल्टीपल सारे आएंगे। तो y हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, सच दैट ऐसे ही वैल्यूज़ आती जाएगी। हमसे कहा गया है वैल्यू हमें निकालनी है x यूनियन y की। पहली बात तो नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि सारे जो नंबर्स जैसे 1 है, 1 आ ही नहीं रहा दोनों सेट में। यूनियन हमें लेना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, x और y दोनों में उठाए गए जितने एलिमेंट्स हैं सब ले लो, सारे ले लो, बस कॉमन को एक बार लिख दो। तो हमारे पास 1 आ ही नहीं रहा है, नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे ऑप्शन से देख के बताना चाहता हूँ। और अगर मैं यूनियन लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट हमारे पास क्या आता है, यूनियन आता है, तो इसमें तो 18 आ रहा है, y x वाले में तो 18 है नहीं, तो वो x के बराबर भी नहीं हो सकता, x के बराबर भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात कहेगी अगर y में मैं x में y को मैं x में माइनस करूं, मतलब y से x में माइनस करूं, तो जो कॉमन है वो माइनस होंगे। कॉमन क्या है, 9 माइनस होगा, 54 भी आएगा क्योंकि 9 के मल्टीपल यहाँ भी आ रहे हैं, 9 के मल्टीपल यहाँ भी आ रहे हैं, 54 भी आएगा तो 54 माइनस होगा या नहीं। तो y के एलिमेंट मिलने चाहिए लेकिन ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 9 के मल्टीपल हैं या नहीं। यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 9 के मल्टीपल हैं या नहीं, आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ सारे 9 के मल्टीपल आएंगे क्योंकि जैसे ही देखा हमने 18 आ रहा है, और यहाँ पे 4 रखूँगा तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, ये 1 आएगा यहाँ पे, 1 तब 18 आएगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं 4 रखूँगा 27 आएगा। तो 9 का टेबल पूरा आ रहा है कि नहीं। तो एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा होंगे कि इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें देखो 9 आ रहा, 9 के बाद सीधा क्या आ रहा, 54, सीधा क्या आ रहा है 54, 9 6 54, फिर सीधा कितना आ रहा है 243 आ रहा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे 9 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ 9,
जितने भी मल्टीपल पॉसिबल है, 9 से जितने भी मल्टीपल पॉसिबल है सारे आ रहे हैं। तो इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा डेंस है, इसमें एलिमेंट्स कम डेंस हैं। तो इस जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसमें एलिमेंट्स के मतलब एलिमेंट्स के नेचर के हिसाब से डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो वाला सेट हमारे पास यूनियन में आएगा और दूसरा वाला सेट यूनियन में नहीं आएगा। या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं, 9 के मल्टीपल इसमें सारे आ रहे हैं, इसमें 9 के मल्टीपल थोड़े आ रहे हैं, तो सारे वाले के बराबर आ जाएगा यूनियन। अगर इंटरसेक्शन कहता तो x के बराबर आता है, क्योंकि वो वाले कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अगर देखेंगे x हमारे पास सबसेट है किसका, y का, क्योंकि 9 के कुछ मल्टीपल्स वहाँ पे लिए गए। समझिए इस बात को कि 9 के कुछ मल्टीपल x में लिए गए हैं और सारे के सारे तो इधर y में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि x सबसेट है किसका, y का। क्योंकि x सबसेट है y का तो x यूनियन y क्या हो जाएगा, सुपरसेट के बराबर हो जाएगा। बस बात खत्म, नथिंग एल्स। क्योंकि x सबसेट है y का, इसीलिए x यूनियन y हमारे पास सुपरसेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम होती है कुछ सभी से, मतलब मैं अगर बता नहीं पाता हूँ तो मैं मेथड भी दूसरा अपनाऊंगा, इसलिए मैं बताता हूँ। इस तरीके से नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके से कर लीजिए। कई सारे मेथड्स को मैं अप्लाई करके यहाँ से बताता हूँ आपको, क्योंकि आपके जो माइंड को कैच करने की पावर है वो ज़्यादा है। मैं आपको सिखाऊंगा तो कई सारे मेथड से सिखा सकता हूँ, आप कैच करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस का है नहीं, बट मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी ना कभी तो आपको हिट कर ही जाएंगे। अब कहा क्या गया है, देखिएगा, हमसे कहा गया ए कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है। कहा गया है ए कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने m है, और बी कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने n है। लेकिन कहा गया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज़ 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b। अब छोटी सी बात मिली है यहाँ पे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a कितने होते हैं, वो होते हैं 2 टू द पावर m, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b कितने होते हैं, वो होते हैं 2 टू द पावर n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो हमारे पास यही कहा गया है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज़ मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b, हाउ मच, 56 मोर कहा गया। बस इसी को सॉल्व करना है, छोटी सी बात हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू दी 56। यहाँ से अगर मैं कॉमन करना चाहूँगा तो 2 की पावर n कॉमन कर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 56। अगर मैं 56 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो 56 हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा कितना 28, उसके बाद 2 है तो कितना आ जाएगा 14, उसके बाद 2 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा 2 टू द पावर n टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू दी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, सॉरी 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू दी 2 का क्यूब, और 7 को लिख सकता हूँ 8 माइनस 1। 7 को क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ से कंपेयर करा देंगे। अब देखो ये जो कंपेरेबल है, मतलब कंपैरिजन है, यहाँ पे क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2 की पावर n, यहाँ भी 2 की पावर n के फॉर्म में कुछ ना कुछ लिखा है। 2 की पावर m माइनस n के फॉर्म में क्या मिले, कुछ लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो n बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और m माइनस n बराबर कितना आ जाएगा 3। n बराबर जैसे ही 3 रखूँगा तो m बराबर कितना आ जाएगा 6, n बराबर कितना आ जाएगा 3। हमसे कहा गया दोनों का एडिशन बताओ, एडिशन अगर हम बताएंगे तो m प्लस n बराबर 6 प्लस 3 आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने क्वेश्चन का। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी देखने को मिलता है। अब तो स्कूल से लेवल में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसका। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से 2 तरीके से करेंगे इसको। पहले शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, फिर लॉन्ग मेथड बता देता हूँ। ठीक, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, देखिएगा हमारे पास P कोई सेट है जिसमें थीटा हमको लेना है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके है, √2 कॉस थीटा के। ठीक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके है, √2 कॉस थीटा के। तो हमें थीटा वो पता लगाना है होता क्या। जरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू दी √2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा को उधर अगर शिफ्ट करूँगा तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √2 प्लस 1 कॉस थीटा अगर कॉमन कर लूँ मैं, क्योंकि कॉस थीटा कॉमन करूँगा √2 आएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √2 प्लस 1।
तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू √2+1। तो टेन थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं √2 होगी, √2+1 होगी। ठीक, अभी मैंने इतना ही करा है और आगे नहीं करा है। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट दिया गया जिसका नाम है क्यू दिया गया, थीटा हमें लेना है, ऐसा लेना है थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, √2 साइन थीटा के, √2 साइन थीटा के। तो हमने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसमें शिफ्ट कर दूं किसको, √2 साइन थीटा के पास किसको शिफ्ट कर दूंगी, साइन को शिफ्ट कर दें। ठीक, तो यहाँ से हम साइन कॉमन कर लेंगे, साइन जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2-1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। हम बनाना चाहते हैं टेन थीटा, तो कॉस को हम इधर लेके आएंगे और √2-1 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू दी 1/√2-1 हो सकता है। ये टेन थीटा लिखा हुआ है और हमारे पास लिखा है 1/√2-1। क्या हम रेशनलाइजेशन करा सकते हैं √2+1 से, √2+1 से रेशनलाइजेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा √2+1 और अपॉन में आ जाएगा a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो टेन थीटा यहाँ पर भी कितना आ रहा, √2+1, टेन थीटा वहाँ पर भी कितना आ रहा, √2+1, मतलब दोनों ही थीटा आपस में क्या होंगे, सेम होने का मतलब हमारे पास क्या है, p बराबर क्या हो जाएगा, q। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन करने का एक तरीका होता है, लेकिन ये तरीका हम लोगों ने बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ लिया। दूसरे तरीके को अगर हम बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे तरीकों को भी हम लोग समझते हैं, एक ही तरीका मतलब सफिशिएंट नहीं होता हम लोग क्वेश्चन को टैकल करने का, दूसरे तरीके को भी हम लोगों को समझना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक, क्या कहता है दूसरा तरीका, हमारे पास पी जो सेट था वो लिखा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक, तो हम लोगों ने क्या करा है, कॉस को उधर शिफ्ट कर दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, √2 कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा, और कॉस हम लोगों ने कर लिया है कॉमन, प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा काम वहाँ पे अलग हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे टेन नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे टेन नहीं निकालेंगे, बल्कि यहाँ पे हम करेंगे क्या, √2-1 से अभी मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, √2-1 से अभी मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइजेशन। ये जो डिनोमिनेटर वाला √2-1 है वो इधर साइन के पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो √2-1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे लग जाएगा a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा लग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा √2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आएगा या नहीं, साइन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दी √2 साइन थीटा। अब मुझे बताओ, मैं लेके चला था p वाली कंडीशन, आ गई है q वाली कंडीशन, मतलब p और q आपस में इंटरचेंजेबल हैं, इंटरचेंजेबल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स की मतलब बिहाफ पे, तो मतलब p और q आपस में क्या होंगे, बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड हो जाता है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे ओनर या फिर एडमिन, अगर कभी कभी एडमिन वाले से जवाब ना मिले तो ओनर वाले के पास आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं जवाब दे सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गया, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे लिए। कहा गया है मॉड x शुड बी लेस देन 2 और मॉड x - 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। कुल मिला के बात करी गई है b - a की और a - b की और a यूनियन b की और a इंटरसेक्शन b की। बात करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सेट, क्योंकि a के बारे में जो कुछ जानकारी दी गई उसमें कहा गया x कोई रियल नंबर है, x हमारे पास क्या है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और साथ ही में कहा गया मॉड x की वैल्यू 2 से छोटी है। अगर मॉड x 2 से छोटा है तो ये इनइक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, अगर मान लीजिए आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। मॉड x 2 वैल्यूज़ देता है, एक देता है कैपिटल पॉजिटिव x और एक देता है माइनस का x। तो यहाँ से आता है x 2 से छोटा हो लेकिन x की वैल्यू -2 से बड़ी हो, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि x हमारे पास -2 से बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, छोटा है। इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है, -2 से बड़ी है और 2 से क्या है, छोटी, इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो a जो आएगा वो सेट हमारे पास आ गया है, वो बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, -2 से 2 के बीच में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग b की बात करेंगे, तो b हमारे पास कहा गया है कोई एक ऐसा रियल नंबर है जिसमें
मॉड x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन 3, यही बात करी गई है। तो मैं इसको भी ऐसे लिखूंगा कि x माइनस टू का मॉड हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो इसको मैं लिखूंगा, एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 1 सेकेंड, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आएगा, और यहाँ पे आएगा x माइनस टू लेस देन और इक्वल टू -3, क्योंकि माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन इंटरचेंज हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। ये सारी बातें हम लोग इनइक्वालिटी में दोबारा से करेंगे, अभी मैं समझा देता हूँ सिर्फ। ये क्या होगा, 1 से छोटा, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, 1 से छोटा और 5 से बड़ा। तो हमारे पास b ले लिया जाएगा, 1 से छोटे का मतलब क्या है माइनस इनफाइनाइट से 1, और 5 से बड़े का मतलब है 5 से इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास एक और सेट आ गया, एक और मतलब एग्जाम्पल कहते हैं, एक और हमारे पास एलेबरेट सेट आ गया। हमें रीज़न पता चल गया कहाँ से कहाँ तक ये लाई करेगा। अब बात करेंगे हम a माइनस बी या b माइनस ए की। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं b माइनस ए की। b माइनस ए का मतलब जो भी a में है उसको हटा दो, जो भी a में है उसको हम लोग क्या कर दें, हटा दें। तो वो हमारे पास क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा हमारे पास अपने सेट को बचा लेगा। ठीक, तो b माइनस ए की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि b माइनस ए की अगर हम लोग बात करेंगे, 1 सेकेंड, मेरे पास एक क्वेश्चन शायद मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, देखते हैं। अच्छा, इसी को देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, देखिएगा, बी में हमको ए वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो बी वाला हमारे पास जो नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास नंबर लाइन हो जाएगी। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास कहा गया 1 और 1 से छोटा, बी हमारे पास क्या कहा गया 1 से छोटा, और 5 से हमेशा हमें क्या लेना है, बड़ा। और यहाँ पे हमारे पास कहा गया कि ए जो हटेगा वो -2 से 2 हटेगा, -2 तो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो -2 से 2 के बीच में जो कुछ हो वो हटा लो। यही कहा गया है कि -2 से 2 के बीच में जो हो वो हटा लो। तुमने कहा ठीक है, -2 से 2 के बीच में जो होगा वो हम हटा लेंगे। तो अगर -2 से 2 के बीच में हटाएंगे तो ये हटेगा, लेकिन -2 से जो छोटा होगा वो आएगा, और 5 से जो बड़ा होगा वो आता रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, b माइनस ए को -2 से छोटा आएगा और 5 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, आएगा -2 से छोटा आएगा और 5 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, नंबर लाइन में प्लॉट करके मैं बता देता हूँ। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा स्लाइटली खिसका देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। इसको मैं खिसका देता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ, ए वाला रीज़न। हाँ ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूँ इसको, तो इसमें कहा गया है कि -2 से छोटा ले लो और 5 से बड़ा ले लो। तो -2 से 5 हम हटा सकते हैं या नहीं, -2 से 5 हम लोग हटा सकते हैं या नहीं, एक्सक्लूड कर सकते हैं या नहीं, एक्सक्लूड कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटीज़ लगी थी, यहाँ पे हमारे पास क्या लगी थी, इक्वालिटीज़ लगी थी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या लगी थी, इक्वालिटीज़ लगी थी। क्या लगी थी, इक्वालिटीज़ ही लगी थी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वालिटी तो लगी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी तो लगी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो नहीं पाएगा। ए माइनस बी को चेक करते हैं एक बार ए माइनस बी को चेक करते हैं। ए माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सेट हमारे पास दिया गया है, वंस अगेन ए सेट हमारे पास दिया गया -2 से 2, और बी वाला सेट दिया गया, इसको अलग पेज में करता हूँ मैं। ए सेट हमारे पास दिया गया है, ए सेट हमारे पास दिया गया, वो दिया गया है -2 से +2, इसमें ज़्यादा समय लग गया मेरा, -2 से +2। और बी सेट हमारे पास आया गया 1 से -∞, 5 से इनफाइनाइट, 1 से माइनस का इनफाइनाइट और 5 से इनफाइनाइट। तो जो कॉमन है वही जाएगा, कॉमन है वही जाएगा, तो 1 से 2 तक हमारे पास बच जाएगा। 1 को एक्सक्लूड करा गया है क्योंकि है, तो a माइनस बी पे हमारे पास आ जाएगा 1 से 2 के बीच में। a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से 2 के बीच में। 1 सेकेंड, -1 कहाँ से आ गया इसमें, फिर इसमें -1 कहाँ से आ गया, इसमें -1 कहाँ से आ गया। ए यूनियन बी एक बार चेक करते हैं। ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा, ए था -2 से 2, यूनियन कहा गया, तो मतलब 1 से इनफाइनाइट और 5 से इनफाइनाइट, यही कहा गया।
1 माइनस इन्फिनाइट से 1 कहा गया, 5 से इन्फिनाइट कहा गया। यूनियन का मतलब ये तो लिया ही गया है, ये भी लिया गया है, तो 1 माइनस 5 कहा गया है 2 यूनियन लेना है। अच्छा हाँ, यूनियन का मतलब हाँ समझ गया, यूनियन लेना है, ठीक। तो यूनियन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो ये भी सारा आएगा, तो 2 से 5। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्यों, जब हम ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, अगर कुछ गलती हो गई है तो हो सकता है, नहीं, ए यूनियन बी की अगर हम बात करें, फिर से देखिएगा, ये नंबर लाइन है हमारे पास, ऐसे ही दिखा देता हूँ। ए में हमारे पास जो सोल्यूशन आया -2 से 2 के बीच में आया, -2 से 2 के बीच में आया, ठीक। आगे कहा गया है कि हमारे पास 1 से कहाँ तक हो, -इन्फिनाइट तक, और 5 से कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक। यूनियन में सब कुछ लेंगे, तो ये सब कुछ लिया जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी लिया जाएगा। तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा -इन्फिनाइट से 2, और यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ठीक। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर में अगर 2 से हम लोग 5 तक हटा दें, 2 से हम लोग कहाँ तक हटा दें, 5 तक, तो ये भी तो ए यूनियन बी के बराबर ही होगा, ए भी तो ए यूनियन बी के बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है, वो मेरे से शायद मुझे लगा था जो मैंने इनइक्वालिटी लिखी थी वो नहीं ली है, इसलिए मुझे ये गलत लग रहा था, लेकिन वो सही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच दैट, सेट हमारे पास कहा गया एन हमारे पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, और जो एन लिया जाएगा वो 10 से 100 के बीच में लिया जाएगा, 10 से 100 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर लिया जाएगा, और ऐसा नंबर लिया जाएगा 3 की पावर n -3 करने पे हमारे पास मल्टीपल आना चाहिए किसका, 7 का। थोड़ी सी बात अगर हम देखेंगे, 3 की पावर n -3 इज़ मल्टीपल ऑफ 7, यही कहा गया, मल्टीपल ऑफ 7। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 की पावर n -3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 7, ये हमारे पास क्या होगा, फैक्टर होगा 7 का। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर n, सॉरी, व्हेन 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 7 गिव्स रिमाइंडर 3, गिव्स रिमाइंडर 3, तब रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो हम लोग यूज़ करेंगे एडिशन मॉडलों का, हम लोग यूज़ क्या करेंगे, एडिशन मॉडलों का। जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ नंबर थ्योरी पे आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा देखिए, अन्यथा की स्थिति में ऐसे क्वेश्चंस आप लोग लगा नहीं पाएंगे। 3 टू द पावर n, ऐसा n हमें बताना है जो ये सेटिस्फाई करता हो। ये कहता क्या है कि 3 टू द पावर n को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। बस इस चीज़ की जानकारी इतनी होती है। तो हम बात करेंगे 3 की पावर 1 की, थोड़ा सा आराम से समझिएगा इसको। 3 की पावर 1 की डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर 7 आएगा। 3 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना होता है, 9, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे हम 100 तक नहीं देखेंगे, इतने सारे एलिमेंट्स होंगे, मैं पहली बार बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 3 का क्यूब, अब देखिए यहाँ पे 27 करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनिएगा आराम से, यहाँ पे 27 करने की ज़रूरत नहीं है। 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर इंटू 3 होता है। 3 के स्क्वायर में कितना रिमाइंडर आया था, 2, ये देखो 2 रिमाइंडर आया था। और यहाँ पे कितना रिमाइंडर है, सॉरी यहाँ कितना लिखा, 3 इंटू 6 आएगा। 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर, सॉरी 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। या फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, -1। एडिशन ये वाले मॉडलों में, एडिशन मॉडलों या मल्टीप्लिकेशन मॉडलों, इस मॉडलों में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर को माइनस लिख सकते हैं। यहाँ इसका मतलब है अगर माइनस लिखा हुआ है तो 7 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 हमारे पास रिमाइंडर है। नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूँ 4 तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि -1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 मैं रिमाइंडर लिख सकता हूँ। या फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू दी 4 रिमाइंडर। कितना आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक। तो इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर मैं 3 की पावर 5 निकालना चाहूँ तो 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 5। अब ऐसे ही करते चले जाएंगे हम लोग, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो अब सीधा हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, 3 की पावर 10 पे। 3 की पावर 10 क्या होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3 की पावर 10 हमारे पास होता है 3 की पावर 5 इंटू 5। तो 3 की पावर 5 में रिमाइंडर आ रहा है 5, तो 25 आएगा। 25 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 4। 25 को जो हम 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है।
अब अगले स्टेप में जैसे ही जाते हैं हम लोग तो निकालते हैं 3 की पावर 13। 3 की पावर 13 का मतलब है 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3। 10 में कितना आ रहा है रिमाइंडर 4, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा -1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4। रिमाइंडर अगर -4 हो जाता है मॉड 7 के साथ तो 7 से अगर ऐड करेंगे 4 को तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो मॉड 7 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला हमको पहला नंबर मिल गया है जिसकी पावर, जिसमें 3 की पावर करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है मॉडलो 7 के साथ में। तो पहला नंबर क्या मिल गया 13। अगर दूसरा नंबर भी मिल जाए, अगर दूसरा नंबर भी मिल जाए क्या करें, अब सीधा हम निकालना चाहेंगे 3 की पावर 15। मान लो निकाला 3 की पावर 15, क्या आएगा 3 आएगा और 3 का स्क्वायर कितना है 2, 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 आएगा, तो रिमाइंडर तो 1 ही बच जाएगा, नहीं करेंगे। 3 की पावर 15 की जगह हम निकालेंगे 3 की पावर 17। 17 का मतलब क्या है 13 इंटू 4, ये क्या आएगा -9। -9 को अगर हम डिवाइड करना भी चाहेंगे तो क्या आएगा -2 या फिर 5, नहीं आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 18। 18 का मतलब है 5 में क्या आ रहा था 5 3 जा 15, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 1, ये भी नहीं आएगा। अब सीधा लेके चलेंगे हम कहाँ पे 19 पे, सीधा लेके चलेंगे कहाँ पे 19 पे सीधा। अच्छा 18 पे कर लेता हूँ फिर 19 पे करता हूँ। रिमाइंडर कितना आ रहा था 1, अब ये भी देखा था रिमाइंडर कितना आ रहा था 1। अब रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको 13 मिला था, उसके बाद क्या मिल गया 19। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही सीरीज बना दूंगा क्योंकि ये साइक्लिक मेथड ही हमेशा बताते हैं। 13 आएगा 19 आएगा, लास्ट का जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, ये 6 के डिफरेंस में आ रहा है, 6 के डिफरेंस में आ रहा है। तो हमारे पास जो नंबर होगा लास्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 10 तो हमने निकाल लिया। अगर मैं 3 टू द पावर 10 निकाल चुका हूँ तो 10 तो मैं अप्लाई कर नहीं सकता हूँ, ठीक। 6 के डिफरेंस में आ रहा है, इसमें कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा। हाँ 6 अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25, अगला टर्म क्या आ जाएगा 25 आएगा। तो इसमें अगर मैं निकालना चाहूँ लास्ट टर्म 100 से छोटा टर्म कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, कि हमने माना क्या है nth टर्म लेट अस सपोज दैट 100 है, तो a प्लस n-1 इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा 100। 100 में 13 माइनस करेंगे तो बेटे आ जाएगा हमारे पास 87, तो 87 डिवाइडेड बाई 6 और n बराबर यहाँ पे, अच्छा 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 14 लगभग आएगा, 14 + 1, ठीक। हाँ तो 14 टर्म्स होंगे, चेक करके देख सकते हो यहाँ पे, नहीं 14 + 1, तो अच्छा 15 टर्म निकाल के देखो 15th टर्म कितना आएगा चेक करो, 15th टर्म कितना आएगा चेक करो सब लोग। 15th टर्म कितना आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 15th टर्म कितना आएगा देखते हैं, 13 + 15 - 1 इंटू 6 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13 + 14 6 84 होता है, ये कितना आ जाएगा 97। हाँ लास्ट टर्म कितना होगा 97। तो कितने टोटल टर्म्स आए हैं 15, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स इसमें कितने आ जाएंगे 15, नंबर ऑफ इंटीजर्स इसमें कितने आ जाएंगे 15, तो 15 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा जो भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके का, लास्ट क्वेश्चन है अपना। कहा गया है कि एक सर्वे में 63% पीपल जो हैं किसी भी सिटी में ए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और 76% पीपल जो है न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं। तो कहा गया है X% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते हैं, तो हमें X की वैल्यू बतानी है, X की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बताया था NA-NB वाला, तो A जो पढ़ते हैं वो है 63%, 100% के रिस्पेक्ट में ही देखा जाएगा, 100% के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, ये छोटी सी बात है। और NB है वो कितना है, वो है 76% है, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, 100 नहीं लिखेंगे किसी में भी। अगर A यूनियन B की मैं बात करूँगा तो वो तो 100% हो गई, क्योंकि सैंपल जो लिया गया है वो A और B के रिस्पेक्ट में लिया गया है। A और B तो हमारे पास क्या है सेट है, और दोनों सेट का जो यूनियन है, मतलब जो भी हमारे पास सर्वे लिया गया है वो 100% लोगों में ही लिया गया, 100% के रिस्पेक्ट में ही लिया गया। तो NA यूनियन B की वैल्यू क्या होगी, 100% से छोटी भी हो सकती है। क्यों कि हमसे ये नहीं कहा गया है, समझिएगा इस बात की 100% होगी या तो उससे छोटी हो सकती है। रीज़न क्या है समझिएगा,
कि एन ए यूनियन बी कहा गया है, तो ए और बी के रिस्पेक्ट में सर्वे लिया गया। हमें ये नहीं कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे। अगर ये कह देता टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्स थे या वाई थे या जेड थे, कुछ भी नंबर दे देता, तो उसका 63% ए पड़ता है और उसका 76% बी पड़ता है। ये चीज़ हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो 100% से कम ही होगा ए यूनियन बी की वैल्यू। लेकिन क्या ज़ीरो हो सकती? ना भी, ज़ीरो तो नहीं हो सकती। तो होगी कितनी, मिनिमम कितनी हो सकती है, उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला की तरफ चलना पड़ेगा। और वो फार्मूला हम लोगों ने बताया था कि एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगी। यही चीज़ कही गई थी, ये बराबर हो सकती है। और दूसरी बात ये आता है, हमसे बोथ के बारे में कहा गया है, इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता होगा। इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता होगा। जब इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो एन ए हम रखेंगे, एन बी हम रखेंगे। इसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं है, 100 से कम ही हो सकती है, ठीक। और वो कितनी होगी वो चीज़ समझने के लिए देखिएगा। अगर यहाँ पे हम 63 रखेंगे और यहाँ पे हम 76 रखेंगे, तो दो सेट दिए गए, इनमें से कॉमन कितना ये तो नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है ये बता सकते हैं। इन दोनों सेट में मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है ये चीज़ हम बता सकते हैं। मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो होगी ए सबसेट बी की। जिसमें एलिमेंट कम है उसकी बात बता रहा हूँ, बी कभी भी सबसेट नहीं होगा ए का, क्योंकि एलिमेंट इसमें ज़्यादा है। जिसमें एलिमेंट कम होंगे उसी में तो हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे बड़ी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनेगी। इससे बड़ी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनेगी। अगर ए इंटरसेक्शन बी के मतलब ए कभी भी सबसेट हो जाता है बी का, तो जो इंटरसेक्शन होगा इसका वो बराबर किसके होगा, ए के। अगर कभी भी ए सबसेट होगा बी का, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, ए के। जब ए के बराबर होगा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, 76 आ सकती है, इसके अलावा नहीं आएगी। समझ रहे इस बात को क्या कहा जा रहा है आपसे, इस बात को समझ रहे हैं क्या कहा जाता है आपसे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 100, लेकिन कम से कम 76 तो होगी ही, ये तो फिक्स है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 76, और सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 होगी। अब फॉर्मूला लगा देंगे सबका, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, यही सॉल्व करना है हमें। तो हमारे पास नंबर्स दिए हैं एन ए के कितना है 76 और 63, दोनों को एडिशन करके लिखा जाएगा, माइनस एक्स दिया हुआ है 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 76 लेस देन और इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 139 माइनस एक्स शुड बी लेस देन 100। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 100 लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस 139 लेस देन और इक्वल टू माइनस का 76। और अब 139 सब में ऐड कर देता हूँ, 139 ऐड करूँगा, 139 ऐड कर दूँगा। तो 139 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 39 आएगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है वैल्यू, ये माइनस करेंगे हम, 7 से जाएगा तो 3 बचेगा और ये आ जाएगा 63। तो ये हमारे पास अपनी वैल्यूज़ बन जाती हैं जो हमारे पास हो सकती हैं। क्या 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 पॉसिबल है वैल्यूज़ हमारे पास, पॉसिबल है 39 से 63 के बीच में वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। अब बताइए 39 से 63 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। क्या 37 इसके बीच में है, नहीं, 39 से बड़ा लेना है। फिर 63 से छोटा लेना है, 39 से बड़ा लेना है, 39 से बड़ा 63 से छोटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब समझ गए आप यहाँ पे इनइक्वालिटी का यूज़ क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें मिनिमम पता नहीं था कितने लोगों में एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर तुमसे कह दिया जाता है कि 10,000 लोगों में कराया गया तो नंबर ऑफ पीपल हम निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया। तो हमें सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी चेक करके, ठीक। या तो आप ये कर सकते हैं कि एन ए हमको पता है, समझिएगा एन ए पता है, एन बी पता है, सॉरी ये कहाँ गया, एन बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी ये ले लें, ए इंटरसेक्शन बी ये ले लें, ए इंटरसेक्शन बी ये ले लें, ए इंटरसेक्शन बी ये ले लें। इन सभी सैंपल्स को रखने के बाद देखिए जो वैल्यू हमारे पास 100 से बड़ी ना हो और 76 से छोटी ना हो, अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वही हमारे पास आंसर होगा, अन्यथा की स्थिति में वो आंसर नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इतना ही।
मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पाई उस समय, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आपसे। लेकिन और सभी क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है मुझे लगता है। तो मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।